नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज जिन 3 प्रमुख खबरों पर न्यूज पंच के जरिए डालेंगे हम एक नजर और साथ ही करेंगे अपने संवाददाताओं से चर्चा उन खबरों से जुड़ी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन के जरिए सबसे पहली खबर आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। जी हां, दूसरे चरण में मतदान होना है 11 तारीख को और उससे पहले चुनाव प्रचार इस समय जोरों शोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी आज पहुंचते हैं बिहार के, और वहां जाकर वो कहते हैं कि जनता को अब कट्टा नहीं चाहिए, कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए। दरअसल ये बयान उनका क्यों आया है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बयान प्रधानमंत्री ने दिया और क्या कुछ कहा, किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है, अब होगी खुली जंग। जी हाँ, ये सवाल इस समय हर किसी के जहन में है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सारी चीजें अभी ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि जो शांति वार्ता है वो एक बार फिर से बिना किसी बात के खत्म हो चुकी है और उसका कोई भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। नजर डालेंगे इस महत्वपूर्ण खबर पर भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बताते हैं, जहां अंबानी अडानी को पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन चुके हैं एक व्यक्ति। और ये दरअसल एक पूरी सूची जारी हुई है कि पिछले साल 2024 में किस व्यक्ति ने कितना दान किया है, और दान देने की इस सूची में नंबर 1 पर अंबानी या अडानी नहीं है बल्कि कोई और ही व्यक्ति है। कौन है वो व्यक्ति, और साथ ही ये सूची किसकी तरफ से जारी की गई है और इसमें और कौन कौन से जरूरी महत्वपूर्ण नाम इसमें सामने आए हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो दरअसल आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार इस समय जोरों शोरों से हो रहा है और इन सब के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर सियासी हमले भी कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए, आरजेडी बच्चों को दोनाली दे रही है। दरअसल प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस समय अपने अपने गाने लॉन्च कर रही हैं, लेकिन कुछ गाने इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि बच्चे कट्टा लेकर घूमने और रंगदार बनने तक की बात कह रहे हैं, और वो भी ऐसे आम जगहों पर नहीं बल्कि आरजेडी के राजनीतिक मंच से। और ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के सीतामढ़ी से क्या क्या बोला है और आरजेडी के मंच से बच्चे का वो विवादित बयान और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं विपक्ष पर पीएम का ये हमला। तो सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए हैं और विपक्ष पर सीधा हमला बोला उन्होंने, जहां आपको बता दें उन्होंने कट्टे वाले वीडियो पर अपना ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि क्या बच्चों को रंगदार बनना चाहिए, बच्चों को रंगदार नहीं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आरजेडी उनके हाथ में यानी कि बच्चों के हाथ में दुनाली दे रही है। बिहार का भविष्य इस बार का जो ये विधानसभा चुनाव है वो तय करेगा। आरजेडी के मंच से बच्चे ने ये विवादित बयान दिया था और इस दरअसल ये जो बयान आया था इसको बयान को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया और सीधे तौर पर हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। जो विवादित बयान है, जो वीडियो है वो जो सामने आया था उसमें एक छोटा बच्चा वो कह रहा है कि तेजस्वी सीएम होंगे और हम कट्टा लेकर घूमेंगे, हम कट्टा लेकर घूमेंगे, बनेंगे रंगदार। ये बात उस छोटे से बच्चे ने इस वीडियो के जरिए कही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार हमलावर होते हुए नजर आए। आज बिहार के सीतामढ़ी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, चुनाव प्रचार का ही समय था और चुनाव प्रचार के दौरान ही ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार एनडीए सरकार, राजद को घेरते हुए पीएम ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं, जंगल राज वाले बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों के हाथ में कट्टा और दोनाली देना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है।
बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बनेगा, कट्टा लेकर नहीं घूमेगा, बल्कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा। दरअसल अभी हाल ही में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी का ये राजनीतिक मंच था, जहां पर एक छोटे से बच्चे ने कहा था कि हमारी गोली और तेजस्वी भैया के शब्द कभी खाली नहीं जाते। और साथ ही उस छोटे से बच्चे ने कहा कि अरे वो लड़की लाठी लेकर घूमते हैं तो कहती हो गंवार, बनने दो सीएम तेजस्वी भैया को, तो कट्टा लेकर घूमेंगे, बनेंगे रंगदार। ये बयान उस बच्चे का सामने आया और इस बयान के बाद में बिहार की राजनीति में काफी हलचल भी मचती हुई नजर आई। एक बार वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो सोचिए कि ये छोटा सा बच्चा है और अगर उसके अभी ये शब्द हैं तो आगे भविष्य में क्या होगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर होते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे तो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर, आरजेडी पर हमलावर हुए और कहा कि बच्चों को हम कट्टा लेकर घूमने नहीं देंगे, कट्टे वाली सरकार नहीं चाहिए और बच्चों को रंगदार नहीं बनने देंगे। बच्चे बनेंगे अब डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। इसका देखिए, दूसरे चरण में जो एनडीए की रणनीति है वो साफ जाहिर होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं से कि बिहार की जनता को ये याद दिलाना है कि किस तरह की मानसिकता आरजेडी के कार्यकर्ताओं की रही है और अब जंगल राज के समय क्या कुछ होता था, और इसीलिए नहीं चाहिए कट्टे वाली सरकार, ये नारा लगवाया जा रहा है चुनावी जनसभाओं में। यानी बिहार की जनता इस बात को जाने कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस वक्त कानून के नाम पर, जो न्याय के नाम पर या प्रशासन के नाम पर किस तरह की गुंडागर्दी होती थी, इस बात को उस वक्त जंगल राज का नाम दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई एक तरह से कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि शाम को कोई घरों से नहीं निकलता, बाजार शाम से पहले बंद हो जाते हैं। तो अब वो याद दिलाया जा रहा है कि अभी भी मानसिकता नहीं बदली है और इसीलिए बीजेपी ये भी कहती है कि कोशिश ये जरूर करते हैं लालू प्रसाद यादव का, इसलिए पोस्टर नहीं लगाया जाता आरजेडी के प्रचार मंचों पर, लेकिन इनकी जो मानसिकता है वही है। तो बिहार की जनता को ये जानना चाहिए कि अब जो बीते 2 दशकों में बिहार पटरी पर लौटा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है, तमाम हम देख रहे हैं कि विकास के काम हो रहे हैं, तो अब पीछे नहीं ले जाना है। अब वो सरकार नहीं चुननी है जो जंगल राज का पर्याय हुआ करती थी। और इस वीडियो के बहाने हम देख रहे हैं कि तमाम शीर्ष नेता एनडीए के वो निशाना साध रहे हैं कि जो महागठबंधन की जो मानसिकता है वो इससे साफ जाहिर होती है और एक तरह से पूरा नैरेटिव हम कह रहे हैं। तो अब एक तरह से ये कहा जा रहा है कि ये जनता को तय करना है और जनता तय कर चुकी है कि उसे वापसी नहीं चाहिए जंगल राज की। और हम देख रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द तमाम जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से इस बात को सीतामढ़ी की रैली में दोहराया है। उस वीडियो का भी एक तरह से जिक्र हुआ जो जिसमें ये बच्चा कह रहा था कि हमें रंगदार बनना है, वो आरजेडी का मंच था। आरजेडी के तमाम नेता वहां मौजूद थे, वो रोक सकते थे उस बच्चे को, लेकिन वहां एक महिला उम्मीदवार तो वो खड़ी थी और आप देखें कि किस तरह से ताली बजवाई जा रही थी। तो इससे मानसिकता जाहिर होती है। ये बात बीजेपी कह रही है, यही मानसिकता है आरजेडी की और महागठबंधन।
बिल्कुल, मानसिकता तो ये वीडियो दर्शाती ही है, लेकिन जो बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, उन बच्चों के मुंह से इस तरीके के शब्द कभी शोभा भी नहीं देते। तो क्या वहां पर मंच पर हम देख पा रहे हैं कि और भी बड़े लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये जरूरत भी नहीं समझी कि उस बच्चे को समझाया जाए और जब वो ये तमाम बातें कर रहा है तो उसको रोका जाए। देखिए, यही बीजेपी कह रही है कि दरअसल लालू प्रसाद की जो पार्टी है उसकी मानसिकता यही है कि उसके कार्यकर्ता रंगदारी करते हैं और वो चाहते हैं कि दरअसल कानून का शासन नहीं बल्कि कार्यकर्ता जो चाहे वो हो। और यही वजह है कि जब उस वक्त की सरकार के दौरान, यानी जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन था, तब कितनी घटनाएं होती थी। नरसंहार के लिए बिहार जाना जाता था, जंगल राज के लिए बिहार जाना जाता था, अपहरण उद्योग के लिए बिहार जाना जाता था और उसको लेकर सफाई दी जाती थी। और विकास कार्य जब नहीं होते थे तो ये कटाक्ष किया जाता था कि क्या करेंगे आप सड़क। जब बाढ़ आती थी तो कहते थे कि अच्छा ही हुआ आपके खेतों तक उर्वरता बढ़ गई। इस तरह के कटाक्ष उस वक्त हुआ करते थे। तो अब बीजेपी बहुत आक्रामक है दूसरे चरण के प्रचार में, जनता को बताने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया है। नीतीश कुमार ने आपको अच्छी सड़कें दी है, नीतीश कुमार ने आपको बिजली दी है, नीतीश कुमार उद्योग धंधे लाने का प्रयास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। दूसरी तरफ जिनका विकास रहा है जंगल राज का, जो एक तरह से जिनके अब मंचों पर कहा जा रहा है कि हम रंगबाज बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर और जज नहीं बनेंगे, मासूमों को सिखाया जा रहा है, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा, ये बात समझने लायक। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि चुनाव का ये दौर चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान होना है 11 तारीख को, और जिन राजनीतिक दलों को विकास की बात या रोजगार की बात करनी चाहिए, आगे अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए, वो राजनीतिक दल कट्टा और रंगदारी की बात करते हुए इसी तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो चरित्र है उसको दर्शाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा शांति वार्ता अब एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधि सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर एक दूसरे पर दोष देते हुए नजर आए। अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर गैर जिम्मेदार और असहयोगी रवैये का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत पूरी तरह गतिरोध में पहुंच गई है। फिलहाल वार्ता के खत्म होने के बाद बॉर्डर पर तनाव भी बरकरार है। शांति और संघर्ष रोकने पर बात नहीं बन पाई है दोनों में। ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुले युद्ध की आशंका भी साफ तौर पर नजर आ रही है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान शांति वार्ता विफल। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई बात नहीं बन पाई है और जो शांति वार्ता है वो पूरी तरह से अब इस समय विफल हो चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर इस बड़े बयान में कहा है कि इस्तांबुल में जो द्विपक्षीय बैठक थी वो अब फेल हो चुकी है। शांति और संघर्ष रोकने पर बात दोनों के बीच में नहीं बन पाई है, क्योंकि जब ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी तो ये शांति वार्ता हो रही थी तो उस दौरान एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगाए गए, सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए गए और कई सारे आरोप एक दूसरे पर ही लगाए गए हैं। यानी कि जो गतिरोध है वो खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान को सीधे तौर पर। पाक और अफगान के बीच खुले युद्ध की आशंका इस समय कहीं ना कहीं नजर आ रही है और पाकिस्तान के सर पर पूरा इस जो विफल वार्ता रही उसका ठीकरा फोड़ दिया गया है। वार्ता विफल होने के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया गया, साथ ही कहा गया कि गैर जिम्मेदार रवैया बड़ी वजह इसका बनता हुआ नजर आया। हर जिम्मेदारी से पाकिस्तान बच रहा है, तो ये तमाम बातें अफगानिस्तान की तरफ से कही गई हैं। तो ये वार्ता तो विफल हो चुकी है, लेकिन अब इस वार्ता के विफल होने के बाद आगे किस तरीके की तस्वीर हमें नजर आ सकती है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि वार्ता विफल होने के बाद में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुले युद्ध की आशंका सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि 25 अक्टूबर को पाक रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था और इन रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध संभव है। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कही और साथ ही कहा कि इस्तांबुल वार्ता में बात न बनने पर उन्होंने चेतावनी दी थी। काबुल में ने हमला किया
तो 50 गुना ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और इन तमाम बातों पर अगर हम नजर डालें तो ये नजर आता है कि वार्ता विफल हो चुकी है, यानी कि खुले युद्ध की आशंका इस समय दोनों के बीच नजर आ रही है। आखिर दोनों के बीच में दुश्मनी की वजह क्या है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, वो आपको समझाते हैं। डूरंड रेखा समझौता दरअसल जो विवाद की पूरी जड़ है, क्योंकि 1893 में अंग्रेजों ने इस जो डूरंड रेखा सीमा है उसको तय किया था और सीमा रेखा को पाकिस्तान जो है पूरी तरह से वैध मानता है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नकारता है। साथ ही पाकिस्तान सीधे तौर पर हम देखें तो अफगानिस्तान 2021 से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच में तालिबान की वापसी के बाद भी जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। पाक का अफगान पर टीटीपी को पनाह देने का भी आरोप लगाया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही 9 अक्टूबर को काबुल पर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें तालिबान ने सीमा पर एक बड़ा जवाबी हमला भी जिसके बाद दिया और तालिबान ने 58 पाकिस्तान के सैनिकों को मारने का दावा इस हमले के बाद किया था, जो हमला तालिबान की तरफ से किया गया, जिसके बाद से दोनों के रिश्तों में खटास या यूं कहें कि दोनों देशों के बीच संघर्ष और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। तो वहीं पाकिस्तान की 25 चौकियों पर भी कब्जे का दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसके बाद 19 अक्टूबर को दोहा में और तुर्की में जो शांति वार्ता हुई, लेकिन अभी हाल ही में जो शांति वार्ता हुई उसमें भी सीधे तौर पर कोई हल नहीं निकला है और शांति वार्ता पूरी तरह से फेल या यूं कहें कि असफल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बीच शांति वार्ता अब एक बार फिर से बिना किसी नतीजे के ही फेल हो गई है। इस वार्ता के असफल होने के पीछे क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती है अखिलेश? देखिए, जो सबसे प्रमुख बात यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वार्ता विफल करने का, यह है पाकिस्तान का बहुत बड़ा ईगो। पाकिस्तान यह समझता है कि वो अफगानिस्तान को कोलोनाइज कर लिया था उसने, और अफगानिस्तान में वो चाहता है कि अफगानिस्तान की जो भी सरकार हो वह सरकार पाकिस्तान के इशारे पर नाचे। पाकिस्तान ने जो बीज बोया है इस पूरे इलाके में, आतंकवाद का बीज बोया है, फंडामेंटलिज्म का बीज बोया है, अब पाकिस्तान को उसी का कर रहे कि परिणाम मिल रहा है। तहरीक तालिबान जो है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो दरअसल उसकी जन्म हुई थी, तो पूरे तालिबान मूवमेंट की जन्म हुई थी पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जब तक वो अफगानिस्तान में लड़ रहे थे अमेरिकी फौजों से या सोवियत यूनियन के फौजों से, तब तक पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान उनसे पैसा लेकर, अमेरिका से कभी पैसा लेकर करता था तो कभी किसी अन्य देश से पैसा लेकर उस लड़ाई में शामिल था। और आज जब तहरीक तालिबान जब है पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है तो पाकिस्तान को ये बुरा लग रहा है। पूरी जो 2600 किलोमीटर की ये जो लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन, उस डूरंड लाइन को कह सकते हैं कि कोई बहुत ही डिफाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, एक पोरस बॉर्डर है। इस पोरस बॉर्डर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आते जाते हैं। पाकिस्तान अब चाहता है कि वो उस पूरी लाइन को स्थगित कर दे, उस लाइन के आर पार कोई ना जा पाए। तो यह अफगानियों को अभी तक स्वीकार्य नहीं है। अफगानी चाहते हैं कि वो जो एक स्वाभाविक आवागमन था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उस आवागमन में पाकिस्तान रोक न लगाए। इस बीच पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लोग रह रहे थे सालों से वहां, उनको भी वहां से लौटने का फरमान जारी कर दिया है, जो तुरंत नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों का दबाव बना हुआ है अफगानिस्तान के उस इलाके के लोगों में, और तहरीक तालिबान भी जो है इस स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर कई जगह हमले कर रहा है। ये जो पूरी वार्ता हुई, 3 दौर की वार्ता हुई, और तीनों दौरों की वार्ता में अफगानिस्तान का ये कहना था कि हमें पूरी तरह नियंत्रण नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। आपको तय करना है कि किस तरीके से आप उनके साथ डील करते हैं, और उसमें अफगानिस्तान की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का लगातार ये कहना होता है कि नहीं, अफगानिस्तान सरकार को उनको दंडित करना चाहिए, अफगानिस्तान सरकार को उन पर नियंत्रण करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जिस तरीके का देश है अफगानिस्तान, पूरी तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ों वाला देश है, बहुत ही लड़ाइयों में वो अफगानिस्तान एक तरीके से उजड़ चुका है, उखड़ चुका है, और ऐसे में तालिबान सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह चंद दिनों के अंदर उस तरह के तत्वों पर कब्जा कर पाए, उस तरह के तत्वों पर नियंत्रण न कर पाए। तो इसीलिए अफगानिस्तान की सरकार का आज एक बयान आया है, अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि हालांकि वार्ता विफल हो गया है, लेकिन सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट
एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है, हम उसको अपनी तरफ से मानेंगे। तो अब निश्चित तौर पे बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि हम उस सीज फायर एग्रीमेंट को वार्ता विफल होने के बावजूद मानेंगे। अब मतलब इसका यह होता है कि अपनी तरफ से हम कोई उकसावेबाजी वाली कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान हमले करेगा तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान की सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया था, खुले युद्ध की धमकी, यह बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान था कि आप एक ऐसे देश को खुले युद्ध की धमकी दे रहे हैं जिसके साथ आपने कह सकते हैं कि लंबे संबंध रखे हैं और कई मामलों में इस पूरे इलाके में आतंकवाद को बढ़ाने में पाकिस्तान का उपयोग है। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद का रोना रो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही आईना दिखाने वाली बात हुई है। वार्ता विफल हुआ है इस्तांबुल में और अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पाकिस्तान अपने ऊपर संयम रख पाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार का यही कहना है कि हम अपनी तरफ से कोई हमले नहीं करें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको सीधा रुख करते हैं इस वक्त बिहार के भागलपुर का, जहां प्रियंका गांधी इस समय चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। वोट मत दो इन्हें। देखिए, बहुत विवेक है आप में, बहुत समझदार है आप, सब समझती हैं। जो महिला होती है ना, सुन लो पुरुषों, सुन लो, तुम्हारी नियत पहचानने वाली होती है, समझे? अगर नियत ठीक नहीं है, सबसे पहले महिला पहचान लेगी। तो जिस तरह से आप परिवार में, समाज में पहचान लेती हैं, उस तरह से अपने नेताओं को भी पहचानो। जो सिर्फ चुनाव के समय सामने आता है, जो सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, उसको पहचान लो और अपना वोट जिम्मेदारी से दो। ये जो वोट है, ये महंगाई को खत्म करने वाला वोट है। ये वोट है, अगर महागठबंधन को जाएगा तो यही वोट सिलेंडर को 500 रुपए का बना देगा। अगर महागठबंधन को ये वोट जाएगा तो यही वोट आपके खाते में हर महीने मेरी बहनों के खाते में 2500 रुपए डलवाएगा। अगर महागठबंधन के खाते में ये वोट गया तो जिस गरीब परिवार के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसे मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी और वो जमीन मेरी बहनों आपके नाम में डाली जाएगी। अगर आप महागठबंधन को अपना वोट देंगी तो जो जीविका बहनें हैं, उनका वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा और उनकी नौकरी पक्की की जाएगी। महिलाओं के लिए कॉलेज खोले जाएंगे, पाठशाला खोली जाएगी। विधवा का पेंशन 1500 रुपए का होगा और वृद्ध जनों का पेंशन भी 1500 रुपए होगा। दिव्यांग का पेंशन 3000 रुपए का होगा। और मेरे नौजवान भाइयों, यहां खूब बड़ी तादाद में खड़े हो। और इसी के साथ चलिए न्यूज पंच में अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि हुर्रियत परोपकार लिस्ट 2025 अब आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि साल 2024 में सबसे ज्यादा दान आखिर किन किन व्यक्तियों ने किया है। और इस लिस्ट के मुताबिक भारत के 191 धनी शख्सियतों ने पिछले साल 10,380 करोड़ रुपए दान किए। और इसमें HCL टेक के फाउंडर शिव नाडर एक बार फिर से देश के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं, जिन्होंने पिछले साल रोज औसतन 7.4 करोड़ रुपए दान किए। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर है, बजाज ग्रुप तीसरे नंबर पर और महिलाओं में रोहिणी निलेकणी टॉप पर रही है। साथ ही आपको बता दें कि 5 सालों से शिव नाडर एंड फैमिली सबसे ज्यादा दान देने में टॉपर पर रही है। और क्या इस लिस्ट में, और इस लिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं नंबर 1 शिव नाडर। तो जी हां, आपको बता दें कि शिव नाडर जो है वो नंबर 1 पर है इस समय। HCL टेक फाउंडर देश के सबसे बड़ी दानी इस समय बन चुके हैं। और जिसमें जो पूरी लिस्ट है एडल केव हुर्रियत इंडिया परोपकार सूची 2025 में जिनका जिक्र किया गया है और नंबर 1 पर उनका नाम है। इसके साथ ही आपको बता दें
कि पिछले साल रोजाना औसतन 7.4 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए हैं और सालाना की अगर हम बात करें तो कुल 2,708 करोड़ रुपए शिव नाडर ने दान किए हैं। पिछले 5 सालों की अगर जब हम बात करें तो चौथी बार इस सूची में वो टॉप पर हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है। और लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि शिव नाडर ने हर क्षेत्र में दान किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दान उन्होंने किया है। कुल 10,122 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए हैं पिछले 5 सालों की जब हम बात कर रहे हैं। तो वहीं शिव नाडर के अलावा मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर हैं इस सूची में और बजाज ग्रुप तीसरे स्थान पर इस सूची में है। सबसे ज्यादा दान देने वालों की सूची में 24 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और 3 सालों में देश में दान की राशि जो है वो 85% का इजाफा भी हुआ है। और इसी के साथ भारत के जो टॉप 10 दानवीर हैं, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि टॉप 10 की अगर हम बात करें तो शिव नाडर सबसे नंबर 1 पर है, मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर इसमें नजर आते हैं, तीसरे नंबर पर है बजाज परिवार और चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला जिन्होंने चौथे में दान किया। 5वें नंबर पर गौतम अडानी का नाम इसमें शामिल है, 6ठे नंबर पर नंदन नीलेकणी का नाम इसमें शामिल है, 7वें नंबर पर है हिंदुजा परिवार जिन्होंने सबसे ज्यादा दान किया, 8वें नंबर पर है रोहिणी नीलेकणी, 9वें नंबर पर सुधीर और समीर मेहता और 10वें नंबर पर है साइरस एवं अडार पूनावाला। तो ये पूरे 10 वो टॉप 10 दानवीर हैं जो भारत के हैं और इस सूची में उनका नाम शामिल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पहले नंबर पर एक प्रमुख नाम शिव नाडर और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 सालों में 4 बार वो टॉप पर रहे हैं और मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर बजाज परिवार। यानी कि साल 2024 में जिन बड़ी शख्सियतों ने सबसे ज्यादा दान दिया है ये उनके नाम इस समय सामने आ चुके हैं और पहले नंबर पे शिव नाडर का नाम इसमें शामिल है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।